हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रिवेल के यूट्यूब चैनल पे। हमारा यूजर आईडी है @पाठशाला। जीरो 812। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें, जिससे कि हम आप लोगों के पास ऐसे ही बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी के टेस्ट सीरीज का रिवीजन करते रहें। और आप सबों के लिए जल्द ही हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आप लोगों से महत्वपूर्ण चैप्टर का जो है रिवीजन करेंगे आपके साथ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है कि चंबल नदी किस राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। पहला में बी में ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सी में ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। और डी है कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो चंबल नदी का आप लोग सुने होंगे। चंबल नदी जो है, चंबल नदी मध्य प्रदेश में यमुना नदी का जो है एक सहायक नदी है, और गंगा में जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है जल का हिस्सा है जिसका, चंबल नदी का, यमुना का। यह नदी जो है उत्तर पूर्व दिशा से जो है मध्य प्रदेश में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो है बहती है। इस नदी का यदि कुल लंबाई की बात की जाए तो 965 मीटर, क्या 965 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। और आप जानते हैं कि इस नदी के घाटी में जो है बहुत से खड्डे पाए जाते हैं, जिनमें मशहूर चंबल के डाकुओं का पासरा हुआ करता था। इसको जो है ना विंध्य रेंज में जो है हम लोग देख सकते हैं। विंध्य रेंज में जो है विंध्याचल पर्वत का जो हिस्सा है, तलहटी है, उसमें जो है ये नदी बहती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न है कि सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी कह रहा है भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो आपको पता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, और यह जो तिब्बत से निकलती है, तो जैसे हमारा ये भारत का ऊपरी हिस्सा हो गया, तो ऐसे करके ये निकलती है। तो मानसरोवर झील से जब निकलती है तो वह तिब्बत से आते हुए जब भारत में प्रवेश करती है, यहाँ लद्दाख के पास, तो वहाँ देमचक है। ठीक है, देमचक में जो है यह लद्दाख में प्रवेश करती है। उस समय जो इसकी हाइट होती है वो करीब 4500 फीट की हाइट पे होती है यह नदी। और फिर वहाँ से जो है जास्कर नदी जो है इसकी एक सहायक नदियाँ है, नुब्रा है, श्योक है। तो ये सब इसकी सहायक नदियाँ मिलती हुई ये जो है बाहर आती है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि किस स्थान से प्रवेश करती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देमचौक। तो लद्दाख में देमचौक के पास जो है ये क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। तो आप जानते हैं प्रवाल द्वीप समूह, तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप समूह है। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि भाबर प्रदेश का विस्तार है। भाबर प्रदेश कह रहा है कहाँ है इसका विस्तार। तो आपको पता होगा कि भाबर प्रदेश किसको कहा जाता है, कि तो देखते हैं कि हम लोग कि शिवालिक का जो तलहटी है उसमें से 8 से 10 मीटर जो है ना चौड़े कंकर और पत्थरों का एक मोटी पट्टी पाया जाता है। किसमें, शिवालिक पहाड़ी में, शिवालिक पहाड़ी के तलहटी में। उसी को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। 8 से 10 किलोमीटर का एक चौड़ी पट्टी पाया जाता है, उसी को भाबर प्रदेश कहा जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तलहटी मतलब गिरिपाद हो गया, तो शिवालिक के गिरिपाद में। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवालिक के गिरिपाद में। ठीक है, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थापित है। कह रहा भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र जो है वह किस राज्य में विस्तारित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, और डी कह रहा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, भूतापीय संयंत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के पूगा घाटी में। तो ये क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। यदि लद्दाख दिया होता तो लद्दाख में हम लोग ऑप्शन में लगा सकते थे। ठीक है, छठा नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। कह रहा है एंथ्रासाइट कोयला जो है पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि कोयला कितने, 3 मुख्य होते हैं, 4 होते हैं वैसे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। तो एक हो गया एंथ्रासाइट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोयला जो है, उच्च प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट में जो है कार्बन की मात्रा जो है 85 से 95% तक हो सकता है ये, इससे कम ज़्यादा भी होता है।
तो कह रहा है कि भारत में एंथ्रासाइट कोयला जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमको, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि डीएसी, तलचर, डाल्टनगंज और लखीमपुर। तो ये उत्तर हो जाएगा सी, ये सॉरी ए, उत्तर क्या हो जाएगा ए, रियासी। अब रियासी में कहाँ मिलता है, तो यह उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है, ठीक है, 80 से 95% तक इसमें जो है कार्बन होता है। मुख्य रूप से जो है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का ही एक रियासी जिला है, उसमें पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। तो एंथ्रासाइट कोयला जो है उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का खेतरी किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतरी किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो ए में है अभ्रक, बी में है संगमरमर, सी में है तांबा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, तांबा, ठीक है। तो राजस्थान के खेतरी में जो है तांबा मिलता है। खेतरी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर, सिरोही, इन सब जिलों में जो है क्या है, जो तांबा है उसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जबकि राजस्थान का जो जावर खदान है वो जस्ता और चांदी खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान में एक है जावर, जावर खदान है, वो उसमें क्या मिलता है, तो जस्ता और चांदी मिलता है। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित नहीं है, कह रहा है कौन सा जो है ठीक से सुमेलित नहीं है। तो बिस्के की खाड़ी फ्रांस तथा स्पेन के मध्य में है, बोथनिया की पहाड़ी स्वीडन तथा फिनलैंड के मध्य में है, फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड तथा एस्टोनिया के मध्य में है, रीगा की खाड़ी फिनलैंड तथा रूस के मध्य में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, रीगा की खाड़ी जो है वह फिनलैंड तथा रूस के मध्य में। ये गलत है, ठीक है, रीगा की खाड़ी फिनलैंड और रूस के मध्य में नहीं है। रीगा की खाड़ी जो है वह लातविया और लिथुआनिया के मध्य में है, ठीक है। कहाँ, तो लातविया और लिथुआनिया, ठीक है ना, लिथुआनिया के मध्य में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिथुआनिया होता है, वानिया नहीं, आनिया, ठीक है। तो लिथुआनिया के बीच में है कौन सी, रीगा की खाड़ी। 9वां नंबर सवाल कह रहा है कि सालोस कौन से वनों को कहा जाता है। शोलाश, शोलाश कह रहा है कि कौन से वनों को कहा जाता है। तो आपको पता होगा ये शीतोष्ण वनस्पति है ये, और शीतोष्ण वनस्पति को क्या कहा जाता है, शोलाश कहा जाता है, ठीक है। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है। जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल जो है वो कह रहा है भारत में कहाँ पे है। तो ये पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और उपयुक्त में से सभी, तो ये सब है जैव विविधता हॉटस्पॉट। देखिए हॉटस्पॉट शब्द जो है ना वो 1988 में जो है वो नॉर्मन मैचर्स द्वारा घटा गया था। किसके, नॉर्मन मैचर्स, इनके द्वारा जो है वो दिया गया था 1988 में। तो भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं जैव विविधता के, तो जिनमें से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में। चौथा जो है वो है सुंडा क्षेत्र, ठीक है। चौथा कौन सा है, तो सुंडा क्षेत्र है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो 4 हॉटस्पॉट है जिसमें, तो इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कह रहा है सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपको पता होगा ये हो जाएगा दिसंबर में, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस समय सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है। तो सबसे बड़ा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है, जब सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, ठीक है। कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कह रहा है चट्टान का निर्माण जो है अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है। तो कह रहा है कौन सा चट्टान है जिसका निर्माण हुआ है। तो आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, उपयुक्त में से सभी। तो क्या लगता है आपको इसमें क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमको बी, कायांतरित। आग्नेय चट्टान जो है वह उष्मा और दबाव के कारण से कायांतरित हो जाती है, तो इसको हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो ये कायांतरित चट्टान हो जाएगा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। 13 नंबर कह रहा है कि लास्ट रूलर ऑफ अवध स्टेट। अवध का कह रहा है कि अंतिम शासक कौन था। तो जरा पेज में देखते हैं कि अवध का अंतिम शासक था कौन था। तो पहला ऑप्शन है इसमें वाजिद अली शाह, बहादुर शाह, वसूद अली शाह, निजाम शाह। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है वह 1856 में जो है 1856 तक, सॉरी 1856 तक जो है वह शासक था, ठीक है, अवध में। और कब से कब तक, तो 1847 से 1856 तक था, ठीक है। और ये जो है वो 10वां नवाब था। तो क्या हो जाएगा उत्तर, वाजिद अली शाह हो जाएगा। कह रहे लोसर त्यौहार किस राज्य से संबंधित है।
लोसर त्यौहार जो है वो किस राज्य से, तो ऑप्शन है सिक्किम, तेलंगाना, लद्दाख, नागालैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में जो है लोसर त्यौहार मनाया जाता है। 15 में कह रहा है कि पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है, अर्जेंटीना, पेरू, ब्राजील, कोलंबिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा, ए, अर्जेंटीना। पेटागोनिया मरुस्थल जो है वो ए, अर्जेंटीना में स्थित है। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत की सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है। सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कह रहा है कौन सा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उड़िया। ठीक है, वर्तमान में जो है वो कितने शास्त्रीय भाषा है, तो 6 है। 6 भाषा है जो भारत में शास्त्रीय का स्तर का जो है वो उत्कृष्ट हो चुका है, डेवलप हो चुका है, विकसित हो चुका है। सबसे पहले जो है तमिल को 2004 में घोषित किया गया था ये शास्त्रीय भाषा। उसके बाद संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, और उड़ीसा जो है, उड़िया भाषा को जो है वो 2014 में 2014 में इसको किया गया था। तमिल को 2004 में किया गया था। ठीक है, तेलुगु और मलयालम को 2008 में किया गया था। सॉरी, तेलुगु को 2008 में और मलयालम को 2013 में किया गया था। ठीक है, इसमें कन्नड़ है, कन्नड़ को भी 2008 में किया गया था, और संस्कृत को 2005 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 शास्त्रीय भाषा। ठीक, और इनमें से जो 6 शास्त्रीय भाषा है उनको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है ना, कह रहा विली विलीज कहाँ के उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है, विली विली। तो विली विली कह रहा है कि कहाँ के चक्रवातीय तूफानों को कहा जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के चक्रवातीय तूफानों को क्या कहा जाता है, तो विली विली कहा जाता है। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या नहीं है। तो कह रहा बैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैंगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, बैंगनी किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, बैंगनी किरण में विचलन सबसे कम होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए, बैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये गलत है। बैंगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, नहीं। बैंगनी किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होता है, बैंगनी किरण में विचलन सबसे कम होता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है ना। देखिए, जब स्पेक्ट्रम पे हम लोग देखते हैं तो नीचे से होता है VI, BG, YO, R। तो जब प्रिज्म से ये आती है लाइट, तो ये देखते हैं ये सबसे कम विचलन होता है, और सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो वायलेट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वायलेट विचलन होता है, इसीलिए जो है ये जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है, इसमें ये गलत हो जाएगा। तो बैंगनी कलर में सबसे कम विचलन होता है, ये गलत बात है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, बैंगनी में सबसे कम विचलन नहीं होता है, सबसे अधिक विचलन होता है। 19 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उनकी इकाई सही ढंग से सुमेलित नहीं है। कह रहा ऊर्जा का मात्रा जूल है, सही है। तनाव का मात्रा पास्कल है। ठोस कोण स्टेरेडियन, सही है। इलेक्ट्रिक चार्ज वोल्ट, ये गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, वोल्ट नहीं होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आते हैं 20 नंबर पे। तो 20वां सवाल हमसे कह रहा है कि न्यूनतम तथा अधिकतम तापमापी के निर्माण में किन 2 द्रवों का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है न्यूनतम तथा अधिकतम तापमापी के निर्माण में किन 2 द्रवों का उपयोग किया जाता है। तो तापमापी में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, पारा पानी, पारा शराब, पारा शराब पानी शराब, और पारा ब्रोमाइड। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा कौन चीज, सी। ठीक है, पारा और शराब का उपयोग करते हैं हम लोग, न्यूनतम और अधिकतम तापमापी के द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। 21 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है, यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, पोलोनियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम में जो है समस्थानिक सबसे ज़्यादा होता है। इसका खोज जो है वो 1898 में मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। ठीक है, यह जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका प्रमुख आइसोटोप जो होता है वो 210 का द्रव्यमान है, आइसोटोप 210। लेकिन इसके अलावा जो है 10 वो जो है और होता है आइसोटोप इसका मिलता है। बाईस नंबर में कह रहे हैं मिश्रण के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है।
द्रव गैस का मिश्रण सोडा वाटर कहा जाता है। ठोस का मिश्रण बारूद एवं पीतल कहलाता है। गैस का मिश्रण जो है वायु और प्रोड्यूसर गैस। गैस ठोस गैस का मिश्रण जो है वह जलवाष्प और आर्गन। तो जलवाष्प और आर्गन जो है ये ठोस गैस का मिश्रण नहीं है, ठीक है ना। जलवाष्प भी गैस है, आर्गन भी गैस है, तो गैस का मिश्रण है ये, तो डी हो जाएगा गलत, यानी कि डी हमारा उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि किस अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है वह पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। ठीक है। 24 में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CSO4 इंटू कितना H2O, तो हाफ H2O। और किस में है, तो सी में है, तो उत्तर हो जाएगा सी। 25वां सवाल कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनना। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ओजोन का बनना। रस्टिंग, जंग लगना। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना। तो इसका उत्तर हम मेरे ख्याल से हो जाएगा तीनों, 1 2 3 दोनों। ठीक है। 4 भी होगा, हाँ 4 भी होगा, तो 1 2 3 4 बी उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है। अब आते हैं 26 नंबर सवाल पे। क्या निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षकों के रूप में नहीं किया जाता है। किसका उपयोग खाद्य परिरक्षकों के रूप में कह रहा नहीं किया जाता है। खाद्य मतलब फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में नमक, सिरका, चीनी, मीथेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, डी उत्तर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, डी। ये विषैला गैस होता है, तो नमक, सिरका, चीनी का हम लोग उपयोग प्रिजर्वेटिव में करते हैं, मीथेन का उपयोग नहीं करते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने तंजौर या तंजावुर को जीतकर नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो तंजौर को जीतकर जो है नरकेसरी का उपाधि कौन सा शासक किया था, तो ये किया था विजयालय। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए विजयालय। ये सबको याद होता है। निम्न में से किसने भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर किताब उल जिज की रचना की। किताब उल जिज की रचना कह रहा है किसने किया था। अलबरूनी, अल फाजरी, अबुल बसर, शेख अबू सलीम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अल फाजरी। बी ऑप्शन हो जाएगा अल फाजरी। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किस शासक वंश ने किया था। यानी ब्राह्मणों को सर्वप्रथम जो है वो भूमिदान और जागीर देने की प्रथा का जो आरंभ जो है वह कौन सा शासक वंश ने किया था। शुंग वंश, सातवाहन, इक्ष्वाकु और मौर्य वंश। कौन सा शासक किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन वंश। ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि देखिए ब्राह्मण का जो है सबसे पहले जो है वह प्राचीनतम पुरालेखीय जो है ग्रंथ 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है नान घाट का एक शिलालेख, उसमें मिला है कि 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है अश्वमेघ यज्ञ किया गया था, सातवाहनों ने किया था, और उसमें सबसे पहले जो है वह दान दिया गया था। और क्या दान दिया, तो एक गांव जो है वह दान में दिया गया था। एक गांव, पूरा का पूरा गांव सबसे पहले जो है एक दान में दिया गया था ब्राह्मणों को। ठीक है। तो ब्राह्मणों को सर्वप्रथम जो है भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किस शासक वंश ने किया, तो इसको हम लोग उत्तर हो जाएगा सातवाहन वंश। इसमें सवाल पूछ देगा कि किस शिलालेख पर लिखा हुआ मिलता है, तो नान घाट के शिलालेख पर लिखा हुआ मिलता है। क्या दिया था दान में, तो एक गांव दिया था। 30 नंबर सवाल का निम्नलिखित में से किसका संबंध गुप्त काल से नहीं है। कह रहा है इसमें से किसका संबंध जो है वह गुप्त काल से नहीं है। वराहमिहिर, बाघभट्ट, आर्यभट्ट, चरक। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी चरक का। चरक का जो है संबंध जो है वह गुप्त काल से नहीं है। तो चरक किसमें था, वराहमिहिर, आर्यभट्ट और बाघभट्ट जो है वह गुप्त काल के हैं, जबकि चरक जो है वह कुषाण वंश का राजा था, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में रहता था। ठीक है। 31 नंबर सवाल कह रहा है कि गलत को चुने। दीवान ए बंदगान अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए मुस्तखराज गयासुद्दीन तुगलक, दीवान ए अर्ज फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए कोही बलबन। इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। गलत को चुनना है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए दीवान ए बंदगान अलाउद्दीन खिलजी, ये तो सही है। ठीक ना।
तो चलिए मिलाते हैं। दीवान बंदगान हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दीवान मुस्तक राज जो हो जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी। दीवान अर्ज हो जाएगा, अर्ज मतलब सैन्य विभाग, ये हुआ था कौन, बलबन। ठीक है, दीवान को ही हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो 3-1, 3-1, 3-1, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, 3-1-4-2। ठीक है, दीवान बंद का मतलब गुलाम विभाग था, तो गुलाम विभाग कौन, गुलाम वंश फिरोज शाह तुगलक जो है वो किया था। और मुस्तक राज मतलब राजस्व विभाग, टैक्स जो जमीन का कर वोर होता है वो, तो इस अलाउद्दीन खिलजी जो इसको स्थापित किया था। अर्ज मतलब सैन्य विभाग, और कोही मतलब कृषि विभाग। ठीक है, तो कृषि जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक आरंभ किया था। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी कौन किया था। तो लियाकत अली खान, बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्लाह और बहादुर शाह जफर। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा इसका, मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह जो है वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, फतवा जारी किया था। ठीक है, कहाँ से, तो फैजाबाद से, और नेतृत्व भी किया था वो 1857 के विद्रोह को। ठीक है, यही मौलवी अहमदुल्लाह जिस पर कितना का इनाम रखा था, तो 50,000 का। अंग्रेज जो है इस पर 50,000 का इनाम रखा था मौलवी अहमदुल्लाह पे। फिर आया मैच द फॉलोइंग, इसमें कह रहा है मिलान करने के लिए। सन्यासी विद्रोह करा 1870, 1770 1820 के बीच में हुआ था। तो ये मेरे ख्याल से सही है। ठीक है, और इसको विद्रोह कौन किया था ये, तो ये विद्रोह किया था भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने। ठीक है, भवानी पाठक, इसके विद्रोह का नेता था ये भवानी पाठक और चौधरी देवरानी। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह कब हुआ था, तो अहोम विद्रोह जो है वो असम में हुआ था और 1828 और 33 के बीच में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये 3 में चला जाएगा। और इसका जो नेता था वो नेता कौन था, तो बुद्धू भगत था। ठीक है ना, बुद्धू भगत, ये सबको पता है, बुद्धू भगत। कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 में जो है वो कोल बुद्ध, अरे सॉरी गलत हो गया। कोल विद्रोह का नेता जो है वो बुद्धू भगत था। ठीक है ना, अहोम विद्रोह का नेता जो है वो था गोंधर कुंवर, गोंधर कुंवर। ठीक है, 31-32 में जो है वह कोल विद्रोह हुआ था जिसके नेता थे बुद्धू भगत। और नील विद्रोह जो है 1859-60 में हुआ था, जिसके नेता कौन था, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो ये विश्वास जो है वो कोयला का विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, इसके बाद हो जाएगा 3, तो 1-3, 1-3, तो उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, 1-3-4-2। 34 नंबर में आते हैं अब, तो 33 नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग 34 में। ठीक है, 34 में कह रहा है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब बना, तो कब बना, तो ये बना है 1929 में। ठीक है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब बना, तो 1929 में। ठीक है, और किसका प्रयास था, तो हरविलास शारदा का प्रयास था। ठीक है। 35 में कह रहा है दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया, लॉर्ड कैनिंग ने, वेलेस्ली, एलन बेरो, विलियम बेंटिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एलन बेरो ने। ठीक है, लॉर्ड एलन बोरो ने जो है वो दास प्रथा को समाप्त किया, कब, तो 1843 में। इससे पहले जो है फिरोज शाह तुगलक और अकबर ने भी जो है गुलाम और के व्यापार पे जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था। और लॉर्ड कैनिंग जो है वह विधवा पुनर्विवाह चालू किया था, कब, 1856 में। ठीक है, 1856 में जो है लॉर्ड कैनिंग जो है वह विधवा पुनर्विवाह चालू किया था। कह रहा है किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, अश्विनी कुमार दत्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, करजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा
सी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी बोला था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। 37 नंबर में कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1911, 12, 13, 14। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। ठीक है। और कौन किया था गदर पार्टी का स्थापना? तो लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है। कब? 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था। इनके और कौन कौन सा प्रमुख सदस्य था? तो सोहन सिंह बाखना, भाई परमानंद, बरकतुल्ला आदि जो है गदर पार्टी का नाम था। और गदर पार्टी का नाम जो है वह गदर पत्रिका के नाम से प्रकाशित किया गया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सूर्य सेन, इनमें से कोई नहीं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना कौन किया था? तो सूर्य सेन किया था। ठीक है। उत्तर हो जाएगा सी, सूर्य सेन। महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को, कैबिनेट मिशन को, रॉलेट एक्ट को, साइमन कमीशन को। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा इसका क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, बी। क्या हो जाएगा? बी, क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी जो है वह पोस्ट डेटेड चेक कहा था। उत्तर दिनांकित चेक मतलब ऐसा चेक जिसका डेट कैंसिल हो चुका है। कौन सी घटना पहले घटी? खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले घटना कौन सा घटा था? तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। इसके बाद खेरा, फिर असहयोग, सविनय। 40 का हो जाएगा डी। अच्छा, इसमें भी इसका देख लेते हैं। तो चंपारण हुआ था 1917 में। ठीक है। खेरा हुआ था 1918 में। और असहयोग जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में। ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है मैच द फॉलोइंग समाचार पत्रों को जो है मिलाना है। हिंदू कौन निकाला था? संपादक कौन था हिंदू का? तो द इंडिपेंडेंट, हमदर्द और उदंत मार्तंड तो आते हैं इसका। तो हिंदू को कौन संपादित किया था? तो ये हिंदू जो है वो अंग्रेजी अखबार था और इसका जो संपादक था वो वीर राघवाचारी था। ठीक है। तो ए का एक हो जाएगा, ये इंग्लिश में था। द इंडिपेंडेंट जो है स्वतंत्र अखबार था, वो अंग्रेजी का था। इसका कौन किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने किया था। सॉरी, ये इंग्लिश था ये भी। तो ये सही है, ये सही है। ये कब किया था? तो 1878 में। ठीक है। और ये 1919 में हमदर्द अखबार जो है वह उर्दू का अखबार था और मोहम्मद अली जो है 1913 में किया था इसको, उर्दू में था और 1913 में किया था मोहम्मद अली। और उदंत मार्तंड जो है वह जुगल किशोर किया था और ये अखबार जो वह हिंदी का था। और ये कब किया था? तो 1826 में किया था। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। सॉरी। 42 में कह रहा है कि भारत में किस मंदिर को काला शिवालय के नाम से जाना जाता है? कोणार्क मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। कह रहा है काला शिवालय के नाम से जाना जाता है किस मंदिर को? तो 42 का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कोणार्क मंदिर को। ठीक है। कोणार्क मंदिर को जो है वो काला शिवालय के नाम से जाना जाता है। 43 में कह रहा है, अच्छा बताइए कोणार्क मंदिर का स्थापना कौन किया था? तो उड़ीसा का जो है गंग वंश था, वो किया था कोणार्क सूर्य मंदिर का स्थापना। ठीक है। और उसका जो शासक था कौन? नरसिंह देव, वो निर्माण करवाया था। ठीक है। इसको क्यों कहा जाता है कोणार्क का काला महादेव? क्योंकि इसके काले और ऊंचे टावर के कारण जो है कहा जाता है। ठीक है। काला और ऊंचा टावर है इसमें, इसीलिए इसको कहा जाता है काला शिवालय। 43 नंबर में कह रहा है मिलान करने के लिए, कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो बताइए बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये है तंजावुर, तमिलनाडु। और इसका कौन किया था? तो राजा प्रथम किया था। ठीक है। तो तंजौर या तंजावुर एक ही बात है। तो ये हो जाएगा तंजौर। कामाख्या मंदिर कह रहा है कहाँ था? तो कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो असम में है कामाख्या मंदिर। तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? तो मुक्तेश्वर मंदिर जो है कांचीपुरम में था, महाराष्ट्र में। ठीक है। और नंदीवर्मन अपराजिता जो है इसका क्या कहता है निर्माण किया था? तो कांचीपुरम। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो ये कश्मीर में हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है
वो कौन किया था? तो ललितादित्य मुक्तापिड़ी ने किया था। कौन? ललितादित्य मुक्तापिड़ी जो है मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में इसका निर्माण करवाया था। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछता है वो कामाख्या, मुक्तेश्वर, मार्तंड और बृहदेश्वर, चारों पूछता है। ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा 3-1, ठीक है, सॉरी 3-2-1-4, 3-2-1-4, 3 से तो एक ही शुरू होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 43 हो गया। अब आते हैं 44 नंबर पे। 44 में भी है मैच द फॉलोइंग, मैच करने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है अकबर किसका निर्माण करवाया था? अकबर का स्मारक कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचमहल, फतेहपुर सिकरी, आगरा किला, जमा मस्जिद, फतेहपुर सिकरी जो है वह अकबर का निर्माण करवाया था। तो पंचमहल, फतेहपुर सिकरी, जमा मस्जिद भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको छोड़ते हैं। जहांगीर, जहांगीर हो जाएगा शालीमार बाग श्रीनगर में, जहांगीर का जो है शालीमार बाग श्रीनगर में। तो अकबर का हो गया 2, जहांगीर का हो गया 4, और शाहजहां, शाहजहां हो जाएगा कौन सा? जमा मस्जिद दिल्ली। तो शाहजहां हो जाएगा जमा मस्जिद दिल्ली। किधर चला गया? औरंगजेब हो जाएगा मोती मस्जिद दिल्ली। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो 2-4, 2-4-3-1। ठीक है, 45 नंबर में कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार की प्रस्ताव पारित हुआ था? मूल अधिकार का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1934 में सबसे पहले मूल अधिकार को लाया गया था। पारित होगा फैजपुर अधिवेशन 1937 में, 31 में, कराची सम्मेलन 1931 में। ठीक है, तो कराची सम्मेलन 1931 में जो है वह मूल अधिकार का प्रस्ताव जो है वह पारित किया गया है कांग्रेस ने। अगर भारत ने किस देश को हराकर पहला अंडर-19 महिला T20 विश्व कप जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराया था। 46 का हो जाएगा ए, सॉरी 46 का हो जाएगा डी, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड को हरा करके जो है महिला T20 विश्व कप जीता था। ठीक है, 47 में कह रहा है कि एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस स्थान पर बनाया जा रहा है? केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु जो है वो किस स्थान पर? तो ये ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऋषिकेश में। 48 में कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कह रहा है बाल कृष्ण देशी पद्म विभूषण, सुश्री सुधा मूर्ति पद्म विभूषण, दिलीप महालनोबिस पद्म विभूषण, जाकिर हुसैन पद्म विभूषण। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, ये जो है वो सही मेल नहीं है। तो पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में क्या कौन नहीं है? तो सुश्री सुधा मूर्ति को जो है वो पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अच्छा, कुल कितना पद्म पुरस्कार दिया था? तो 109 पद्म पुरस्कार दिया, जिसमें से 6 गो पद्म विभूषण का था। विभूषण क्या वो था? तो 6 पुरस्कार था, 9 था भूषण, भूषण क्या वो था? 9 गो, तो 15 हो गया। और बाकी कितना बता? 94, 94 पुरस्कार जो है वो हो जाएगा पद्मश्री का। ठीक है, 91 पद्मश्री हो जाएगा, सॉरी 91 पुरस्कार जो है वो पद्मश्री का हो जाएगा। ठीक है, 106 पुरस्कार हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं 49 नंबर पर। कह रहा है कि अनबॉटल्ड पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कह रहा है यह पहल इंडियन ऑयल द्वारा शुरू किया गया है। इसे प्रतिवर्ष 100 मिलियन पीईटी बोतलों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए लॉन्च किया गया है। कह रहा है उसमें से कौन सा कथन सही है और या नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। ठीक है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। इंडियन ऑयल जो है वह अनबॉटल्ड पहल को शुरू किया है और इसके प्रति 100 मिलियन पीईटी बोतलों का जो है प्रतिवर्ष जो है उसको पुनः निर्माण और पुनः चक्रण के लिए जो है वह लॉन्च किया गया है। 50 नंबर में कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन है क्या? ए बेलगावी, बी तुमकुरु, सी रामनगर, डी चिक्कमगलुरु, चिक्कमगलुरु। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तुमकुरु, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? बी। तुमकुरु जो है वह कर्नाटक का एक जिला है, वहां जो है वह सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण का संयंत्र का जो है वह उद्घाटन किया है। ठीक है,
तो 50 प्रश्न हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर आएंगे हम लोग 51 से नेक्स्ट टेस्ट में, 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों का। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और यहाँ तक